सारे जहां से ऊंचा। ये कवर चित्र है दोस्तों। विचित्र जुड़वा में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ी हो तो एक किताब आगे डाल रखी है। और इधर शमशेर सिंह उर्फ जबराट डाकू 19 वर्ष बाद अपने भाई वैभव सिंह से मिलने गया और महामाया की आराधना में लीन पाया तो वह सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मुझे अभी भैया की ओर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्या फिर मुझे अपनी तरफ से कोई कदम उठाना चाहिए। आखिर प्रतीक्षा की भी कोई हद होती है। आज 19 वर्ष हो गए, शायद भैया की आराधना अभी तक पूरी नहीं हुई। और क्या मैं फिर इसी इसी शंका की उसे पिता शमशेर सिंह की हत्या करने के लिए किसी की तरह मजबूर करूं। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। आखिर भैया की भी तो मूल योजना यही थी, साका के हाथों उसके बाप यानी राजा शिव शक्ति की मौत। हा हा। और फिर वह अड्डे पर पहुंचा। जबरा डाकू ने साका को एकांत में बुलाया। साका, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ एकांत में क्यों बुलाया है, तो सुनो साका, मैं तुम्हें जीवन का वह रहस्य बताऊंगा जो तुमने अभी तक छुपाए रखा है। यह घटना आज से लगभग 20 वर्ष पहले की है। एक दिन सुंदरनगर का राजा शिव सिंह शिकार खेलने गाजीपुर के जंगल में गया। पता नहीं सरदार आज मुझे कौन सा रहस्य बताने जा रहे हैं। और वह शिकार की तलाश में रास्ता भटक गया। उप लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, शाम गिराई है और मुझे पता नहीं किधर जाना है, अब क्या होगा। फिर भटकता हुआ वह राजा जंगल में बनी एक झोपड़ी के तक पहुंचा, जहां घनश्याम सिंह नाम का एक गरीब अपनी पत्नी सुमति के साथ मात्र 2 माह के पुत्र के साथ रहता था। देखो तो भगवान, इस समय जंगल में कौन मुसीबत का मारा है। फिर जैसे ही सुमति ने दरवाज़ा खोला, उफ, इतनी सुंदर स्त्री कौन है, मैं सपने में भी इस सुंदर सूरत की कल्पना न की थी। तभी अनजान पुरुष को अपलक अपनी ओर निहारते देख सुमति एक पल के लिए हड़बड़ा गई। आप कौन हैं और इस समय? जी, मैं सुंदरनगर का राजा शिव सिंह और शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गया हूँ। कृपा मुझे आज रात यहीं रहने का अनुमति दे, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अवश्य राजन, हम आपकी सेवा करके प्रशंसा होगी। और वह रात को भोजन इत्यादि कराकर घनश्याम ने झोपड़ी के एक कमरे में राजा को सोने की व्यवस्था कर दी और राजा लेट गया, किंतु उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों में के सामने रह रहकर सुमति की सुलाना चेहरा घूम घूम जाता। अगले ही पल परेशान सा उठ बैठा। उफ, यह मुझे क्या हो गया होता है, लगता है यदि मुझे सुमति न मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अगले ही क्षण वह आंखों से क्रूर चमक लिए राजा झोपड़ी के कमरे में, जहां घनश्याम और अपनी पत्नी बच्चे के साथ गहरी नींद सोया पड़ा था। कमरे में पहुंचकर राजा ने तलवार के एक बार से सोए घमसान के 2 टुकड़े कर दिए। उफ, आह, कौन? और कमरे का दृश्य देख वह चीख पड़ी। नहीं। अगले ही पल सुमति ने अर्ध विकसित सी हालत में राजा पर झपटी। बोल कमीने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे सुहाग को छीन लिया। वो सुमति, बात दरअसल यह है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसके लिए इस रास्ते के कांटे को हटाना जरूरी था। नीच कमीने, पापी, तुझे तेरी मृत्यु तेरी सूरत से भी घृणा है, थूकती हूँ तुझ पर। कहने के साथ ही सुमति ने ढेर सारा थूक राजा की ओर थूक दिया। सुमति द्वारा किए गए अपमान से राजा सह न सका और खच फिर राजा ने उसी समय झोपड़ी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन पास में ही गांव में रहने वाला घनश्याम चचेरा भाई श्याम सिंह संयोग से अपने भाई से मिलने जब
उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। भैया! अपनी भाभी के मुंह से हल्की कराह की आवाज़ सुनकर शमशेर की आंख उसकी ओर लपका। भाभी, यह सब कैसे हुआ? देवर जी, यह कमीने राजा शिव सिंह ने किया है। और इसी के साथ टूटती सांसें से उसके सुमति के शमशेर सिंह को पूरी कहानी बता दी और अंत में बोली, देवर जी, आप मुझे वचन दें कि मेरे इस बेटे को इस योग्य बनाएंगे कि वह कमीने राजा से अपने माँ बाप की हत्या का बदला ले सके। फिर इसी के साथ सुमति ने दम तोड़ दिया। और जानते हो साका, सुमति का नवजात शिशु कौन था? कौन था सरदार? पूछते समय साका की आवाज़ कांप गई। तुम? नहीं। हाँ साका, यह सच है। और अब यह भी तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी माँ बाप की मौत का बदला राजा शिव सिंह से लेकर अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर उसकी मृत आत्मा को शांति पहुँचाओगे या नहीं? सरदार, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। राजा शिव सिंह, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अब आएगा मजा खेल का। बेटे के हाथों बाप की मौत या बाप के हाथों बेटे को फांसी, यही बैच सिंह भैया की योजना थी। और उसी रात साका अकेले राजमहल की ओर चल बढ़ता जा रहा था और थोड़ी देर बाद वह महल की पहरेदारी से बचाता हुआ राजा के शयन कक्ष में था। और फिर बहुत सो लिए मीठी नींद। राजा शिव सिंह, अब उठो, तुम्हारी आखिरी वक्त आ गया। कौन हो तुम? राका। साका नहीं कुत्ते, राका। बोल अपनी मौत। राका। राका डाकू, अच्छा हुआ तूने अपनी असलियत बता दी। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। यह तो वक्त ही बताएगा कौन किसके हाथों मरेगा। यह ले साईं। अपना पहला वार खाली जाता देख राका गुस्से में पागल हो गया और राजा से अंधाधुंध वार करने लगा, किंतु राजा उसके प्रत्येक वार से बड़ी चतुराई से बचता चला गया। किंतु तभी ओ टन, अगले ही क्षण इधर चोट तो लगी राका को, पर दर्द हुआ साका को। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तलवार से मेरी बाँह जख्मी हो गई हो। आह, यह देखो माँ, जख्म के निशान। हाय अल्लाह, लगता है मेरे बेटे पर किसी दुष्ट आत्मा का साया। कल ही से मौलवी साहब के पास दिखाऊंगी। और उधर राका को साका और राजा शमशेर की तलवार का मुकाबला चल रहा था। टन टन। महाराज, कमरे में कौन है? कृपया दरवाज़ा खोलो। सैनिकों, मेरे कमरे में साका डाकू घुसाया है। मेरे कमरे को चारों तरफ से घेर लो। साका। और कमरे में साका सोचने पर मजबूर हो गया। इससे पहले कि राजा की सैनिक कमरे को चारों तरफ से घेरे, मेरे यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। फिर आज तो मैं जा रहा हूँ राजा शिव सिंह, परंतु सिरदी वापस आऊँगा तेरी मौत बनकर। वापस तो तू तब आएगा जब यहाँ से जिंदा बच कर जाएगा। इसी के साथ साका खिड़की से छलांग लगा दी। साका खिड़की से कूदते ही लपक कर राजा के कमरे का दरवाज़ा खोला। महाराज, आप कहाँ है? डाकू वह इस खिड़की से कूद कर भागा है। तुम लोग जल्दी दौड़ो, उसे गिरफ्तार करके सिरदी मेरे सामने पेश करो। फिर सैनिक कुछ जवाब दिए बिना राजा की दशा में दौड़ पड़े, किंतु सिरदी वह निराश वापस लौटे। महाराज, हमें अफसोस है कि वह डाकू साका का को नहीं पकड़ सके। एक पल के लिए राजा निराश हो गया। सिरदी अगले ही पल जाने क्या सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। सैनिकों, तुम लोग जाकर तुरंत ही महाराज, महामंत्री व सेनापति को यहाँ भेजो। जो आज्ञा। और थोड़ी देर बाद महामंत्री और सेनापति राजा के शयन कक्ष में थे। महामंत्री जी, आप लोग फौरन बंजारों की बस्ती में जाकर साका को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि साका वहाँ न मिले तो उसके माँ बाप को पकड़ लाए। किंतु महाराज, साका का अपराध? महामंत्री जी, साका वास्तव में साका डाकू है। वह अब ये भी हमें कत्ल करने के इरादे से यहाँ आया था। इसी के साथ राजा थोड़ी देर पहले ही घटना उन्हें बता दी। अंत में कहा, मेरे ख्याल से अब आप लोग किसी विश्वास में न डूब कर तुरंत ही उसकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त करें।
कहीं मैं अपने माँ बाप के साथ इस राज्य से भागने निकले में सफल न हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, मैं अभी राका यानी साका को गिरफ्तार करके लाता हूँ। इसी के साथ महामंत्री और सेनापति महाराज के शयन कक्ष से बाहर निकल गए और थोड़ी देर बाद महामंत्री आदेश पर सैनिकों ने बंजारों की बस्ती को घेर लिया। अगले ही पल, उठो साका, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किंतु मेरा अपराध क्या है महामंत्री जी? साका, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया है कि तुम्हें साका डाकू हो। पता नहीं यह सब क्या चक्कर है। नहीं है, झूठ है, मेरा बेटा डाकू नहीं है। क्या झूठ है क्या सच है, इसका पता कल सुबह दरबार में चलेगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। और देखते ही देखते सैनिकों ने राका की मुफ्तते कस दी और उसे लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन राजमहल में, यह झूठ है महाराज, मैं साका नहीं राका हूँ। और मैंने कभी डाका? खामोश गुस्ताख, तू मेरे भरे दरबार में हमें झूठा कह रहा है, जबकि यह सच है। कल रात को तू ही मुझे मारने के इरादे से राजमहल में मेरे शयन कक्ष तक आया था। महाराज, मैं आपको झूठा कह रहा हूँ। हो सकता है आपको मुझे पहचानने में धोखा हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कल रात मुझ पर आक्रमण करने वाले तू ही था। कल हमसे हुई लड़ाई में तेरी बाह भी घायल हुई थी। यदि वह तू नहीं था तो दिखा अपनी बायां बाजू। तेरे बाजू के जख्म के निशान न हुए तो हम समझेंगे कि तू हमें धोखा हुआ है। किंतु महाराज, कुछ किंतु विंतु नहीं। सैनिकों, इसकी बाजू देखो। अगले ही पल सैनिक ने डाका की कमीज आस्तीन से ऊपर उठाई। महाराज, इसके बाजू पर तलवार के जख्म का ताजा निशान है। जख्म का निशान? अब कोई संदेह नहीं कि कोई गुंजाइश नहीं कि यही साका डाकू है। हमें इसे सजा मौत का हुक्म देते हैं। कल भरी दोपहरी में नगर के प्रमुख चौराहे पर इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसकी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। नहीं, और उधर नहीं, साका की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे यूं ही समाप्त कर दिया जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। किंतु साका, इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? यदि राजा उस बंजारे को साका समझकर फांसी पर चढ़ाए कर खुश होता है तो उसे खुश होने दे दो। नहीं सरदार, यदि ऐसा हो गया तो चाहे कुछ ही दिनों के लिए ही सही, लेकिन यह सच है कि लोगों के दिलो दिमाग पर साका का आतंक समाप्त हो जाएगा। अतः मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस बंजारे को कल उसी चौराहे पर राजा से छुटा कर लाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो वैसा करो। दूसरे दिन नगर चौराहे के प्रमुख चौराहे पर नगरवासियों की भरी भीड़ में साका डाकू को फांसी लगाए जाने की खबर बेहद खुश थे। अब हम कम से कम सुख की नींद तो सो सकेंगे। इस दरिंदे के लिए जिंदगी तो जैसी हंसी का खेल थी। अब अपनी मौत के सामने देख यह सहमा सा खड़ा है। फिर समय होते ही राजा ने जल्लादों को यानी राका को फांसी लगाने के इशारा किया। दोनों जल्लाद फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। किंतु जैसे ही जल्लादों ने फांसी की कार्रवाई आरंभ की, और इसके साथ ही राजा या वहाँ उपस्थित नगरवासी कुछ सोच समझ पाते राका साका और उसके साथी ने वहाँ मारकाट मचा दी। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई। भागो भागो! और साका ने इसी मौके का फायदा उठाया। मेरा नाम साका है, अब फिलहाल तुम चुप रहो। सिरधीर साका को आज़ाद कराकर अपने साथ लिए एक और भागा जा रहा था। इसका मतलब साका का हम शकल होने के कारण मुझे इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। अगले जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर साका ने घोड़ा रोका। दोस्त, फिलहाल तुम ही सुरक्षित हो। आगे तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, या तुम जानो, किंतु मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर जैसे ही साका अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने की लगाम पकड़ ली। जाते कहाँ हो साका? क्या मतलब? साका, तेरे कारण ही मुझे डाकू न होते हुए भी समाज की नज़रों में डाकू बन गया।
यदि तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं तो मेरे माथे पर लगा डाकू का यह कलंक धुल जाएगा। अतः अब खूब, बहुत खूब, मेरे कारण तुम इस समय जिंदा हो और मुझे ही गिरफ्तार कराकर मेरी मेहरबानी का यह इनाम देना चाहते हो। हाँ, यह सच है कि इस समय मैं तुम्हारे कारण ही जिंदा हूँ, लेकिन यह भी सच है तेरे कारण ही मुझे फांसी चढ़ने जा रहा था। ठीक है नादान, यदि तू मरना चाहता है तो आ। कहने के साथ ही साका ने म्यान से तलवार निकाल ली। यह क्या, मैंने तो सुना था साका बहादुरी का दूसरा नाम है। ओह, तो इसका मतलब तू बहादुरी देखना है और दिखाना दिखाना चाहते हो तो ठीक है। आज मेरे पास वक्त नहीं है, किंतु ठीक 10 दिन बाद मैं तुम्हें अकेला यहीं मिलूंगा। तुम मेरे तुम अपने सारे अरमान पूरे कर लेना, ठीक है? यदि मर्द हो तो अपना वादा न भूलना। वो ठीक 10वें दिन उसी जगह पर साका और राका आमने सामने थे। ए बंजारे देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं आ गया। हाँ, मैं भी आज तुझे गिरफ्तार करवा कर अपने माथे पर कलंक धो दूंगा। मैं भी आज तुझे अब मार कर अपने मन का यह शंका दूर कर लूँगा कि तू मुझे मार कर यह न समझ लेना कि साका को मार दिया। इसी के साथ दोनों अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे पर टूट पड़े। टन खच। साका का वार तो किया साका, लेकिन खुद दर्द से बिलबिला उठा। एक क्षण के लिए साका आश्चर्य में के दर्द में बिलबिलाता साका को देख रहा था। यह क्या, इसके वार से घायल तो मैं हुआ, दर्द यह क्यों चीख रहा? फिर अगले ही पल उसने साका पर वार किया। खच। और इसकी बार साका ने राका पर हुआ दर्द युद्ध खुद चीख पड़ा। पता नहीं यह क्या चक्कर है, चोट मेरे लगी है, दर्द इसको हुआ है, और जब चोट इसके लगती है तो दर्द मुझे होता है। भला ऐसा क्यों होता है? जब दोनों प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं थे और न ही दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार थे, अतः दोनों किसी जख्मी शेर की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। उधर राजा शिवसिंह अपनी पत्नी लाजवंती के साथ दिल बहलाने के लिए उद्देश्य से शांतिवन की ओर बढ़े जा रहे थे। स्वामी, आपको याद है कि आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व यही स्वामी मूलानंद भोलेनाथ 20 वर्ष के तपस्या के लिए समाधि ले चुके थे, जिसके पास हमने खोए हुए राजकुमारों के बारे में जानने आए थे। हाँ, फिर ये यदि याद है, किंतु क्या अब तुम मन में राजकुमार कोई आस लिए बैठी हो? हाँ, शायद मैं माँ हूँ ना। जब तक सांस रहेगी तब तक आस रहेगी। किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या? मैं चाहती हूँ कि जब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना एक बार स्वामी जी के दर्शन कर लूँ। क्यों नहीं, अवश्य। फिर कुछ देर बाद राधा रानी शांतिवन में थे। आइए राजन, आपके स्वागत है। आप लोग बड़ी देर शुभ घड़ी पर आए हो। आज ही स्वामी जी ने 20 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है सज्जनों कि हम स्वामी जी के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। जब चेले उन्हें लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे, स्वामी जी मुद मुस्कुरान के साथ उनका स्वागत किया। आइए राजन, पधारिए, बड़े शुभ मौके पर आप लोग आए हैं। आखिर भी वर्षों लंबी बिछड़ी संतान मिलन का समय आ गया है। हम आपकी बात का आशय नहीं समझे महाराज। कौन सी बात का? क्या आप लोगों के जन्म से दूसरे दिन बिछड़े राजकुमारों के विषय में जानने की इच्छा से मेरे पास आए हैं? हाँ स्वामी जी, आप अंतर्यामी हैं, कृपा कर मुझे मेरे बच्चों के विषय में बता दीजिए। देवी जी धीरज रखिए, धीरज। उधर देखो। ठन। दोनों एक अगले ही पल राका और साका खून से लथपथ एक दूसरे के खून के प्यासे पेड़ की आड़ से बाहर आए। साका, खच, कैसी माँ है देवी जी, अपने खून को नहीं पहचान पा रही, जो एक मूकदर्शक की तरह अपने भाई के खून के प्यासे भाई को नहीं रोक रही।
तभी एक क्षण के लिए आश्चर्य में डूबी रानी चेतना जैसे एक झटका सा लगा और वह हिप्नोटाइज अंदाज में चीखी, उधर दौड़ पड़ी। नहीं, रुक जाओ मेरे बच्चों, आप रानी माँ। बच्चों, यह तुम दोनों की सगी माँ है और यह तुम दोनों के पिता। तुम दोनों आपस में भाई भाई हो, यह भी समझाने की जरूरत है। किंतु महात्मन दोनों कुमारों को एक विचित्र सी शक्ति महल से उठा ले गई थी। वह राजन, वह विचित्र शक्ति तुम्हारे सौतेले भाई भैरव सिंह की मायावी गुलाम, जिसके बदले की भावना से अंतर्गत भैरव सिंह ने सुमेर सिंह ने तुम्हारे दोनों राजकुमारों को उठवा लिया। किंतु वह जब गुलाम इस कुमारों को लेकर आकाश से भैरव सिंह के पास जा रहा था, तो उस समय आकाश में मौजूद एक जादूगरनी के आक्रमण के फल स्वरूप एक राजकुमार उसके हाथ से नीचे पीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए बंजारों की टोली के सरदार हारून के हाथ लग गया और दूसरे राजकुमार भैरव सिंह के निर्देश पर शमशेर सिंह उर्फ जबरा डाकू ने एक भयानक डाकू बना दिया। इसी के साथ स्वामी जी ने उन सब के सामने शुरू से लेकर अंत तक की घटना दोहरा दी। पूरी बात सुनकर राजा शिव सिंह को अतीत के वे दिन याद आ गए जब राजा शिव सिंह के पिता महाराज कुंवरपाल ने घोषणा की, चूंकि अब राजपाट चलाने में मेरी उम्र नहीं रही, अतः राजवंश के नियम अनुसार मैं अपने स्वयं कल अपने हाथों अपने श्रेष्ठ पुत्र राजकुमार भैरव सिंह का राज तिलक करूंगा। महाराज की जय हो, राजकुमार भैरव सिंह की जय हो। उसी शाम राजकुमार भैरव सिंह पूरी मंत्रिमंडली राजमहल की छत पर, मुबारक हो कुंवर, कल तुम सुंदरनगर के शासक की खुशी में आज जश्न हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। किंतु कुंवर, जश्न में सुरा सुंदरी दोनों का प्रबंध होना चाहिए। यार विजय, यह सुरा तो ठीक है, किंतु तभी बात करते करते एकांत राजकुमार भैरव सिंह की नजर राजमहल से कुछ दूर बने महामंत्री के महल की छत पर खड़ी महामंत्री दूत सिंह की बेटी लाजवंती पर पड़ी। उसकी आंखें चमकने लगी। अगले ही पल, ठीक है विजय सिंह, आज की शाम दोस्तों के नाम तुम लोग भी ये क्या याद करोगे? कुंवर भैरव प्रताप जिंदाबाद। और फिर उसी रात राजकुमार भैरव सिंह ने के आदमी महामंत्री दूत सिंह की बेटी का अपहरण करके ले आए, किंतु इस बात की खबर बेखबर थे कि लाजवंती को जबरदस्ती उठाते हुए राजकुमार शिव सिंह ने देख लिया और उनका पीछा किया। यह क्या, ये लोग तो लाजवंती को कुंवर भैरव सिंह के कक्ष की ले जा रहे हैं क्या? अगले ही क्षण राजकुमार शक्ति सिंह अपने पिता कुशलपाल सिंह के पास उस घटना की जानकारी दी तो राजा कुशलपाल सिंह महामंत्री और कुछ सैनिकों सहित भैरव सिंह के कमरे में पहुंचे। नीच पापी, अच्छा हुआ कि तेरा यह घिनौना रूप आज हमारे सामने आ गया, वरना तेरे जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के राजा प्रजा को सिर्फ दुख ही दे सकता था। क्षमा पिताजी, क्षमा क्षमा। खामोश नीच, सैनिकों ले जाओ इन दोनों भाइयों को और इनके साथियों सहित ने इसी वक्त राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ दो। अगर इनमें से कोई भूले से भी राज्य की सीमा में नजर आए तो इन लोगों को इनके सिर काटे मेरे सामने पेश करना। और सिद्ध सैनिक भैरव सिंह और उसके साथियों को राज्य की सीमा से बाहर चलने के लिए कमरे से निकालने लगे। शाबाश राजकुमार शिव सिंह, तुमने लाजवंती की लाज बचाकर हमारे कुल का गौरव किया है। कल हम भैरव सिंह की जगह तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। क्या तो ये सब इसका मतलब किया जरा शिव सिंह का है हूँ, आखिर सौतेले भाई पर मैंने इसे देख लूँगा। और आखिर जाते जाते भैरव सिंह से राना गया तो बोला, शिव सिंह, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुझे सुख
का एक सांस भी नहीं लेने दूंगा। तुझे बर्बाद करके रहूंगा मैं। खामोश गुस्ताख सैनिकों को फौरन से नजरों से दूर कर दिया जाए। फिर सैनिक भैरव सिंह और सुमेर सिंह को एक उसके साथियों सहित घसीटते हुए ले गए। और इस घटना के दूसरे दिन लाजवंती और शिव सिंह का विवाह शिव सिंह के साथ राज तिलक के साथ ही संपन्न कर दिया। कहाँ खो गए राजन? हाँ, कहाँ नहीं महात्मा। और फिर जब राका और साका को विश्वास हुआ कि वह दोनों राजा रानी के पुत्र हैं तो उसकी ओर बढ़े। माँ, मेरे बच्चों। थोड़ी देर बाद जब राजा ने रानी को स्वामी मूलानंद के जाने की इजाज़त मांगी। नहीं राजन, तुम अभी इन दोनों कुमारों को यहाँ से लेकर मत जाओ। हम समझे नहीं महात्मा। राजन, अपने कुमारों के मिलने की खुशी में तुम शायद अपने शत्रुओं को नज़रअंदाज कर चुके हो, जिन्हें 20 वर्ष तक तुमसे दूर रखा। ऐसी बात नहीं है महात्मा। मैं अभी भी वापस राजमहल पहुंचते ही शमशेर उर्फ जबरा डाकू को गिरफ्तार का हुक्म दूंगा। किंतु राजन, मैं देख रहा हूं कि अब परिस्थिति पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई है। यदि तुम लोग भी स्थिति की गंभीरता देखना चाहते हो तो मेरी आंखों से देखो। राका को समझाते हुए राजा रानी राका और स्वामी जी की आंखों में देखने लगे। एकाक शीतल घाटी की गुफा में दृश्य चमकने लगा। तांत्रिक भैरव सिंह की 20 वर्ष की तपस्या कर रहा था। ओम नमः महाकाल। देखते ही देखते एकाक महामाया की प्रतिमा सजीव हो उठी। उठो वत्स भैरव, तुम्हारी आराधना पूर्ण होगी। मांगो, क्या मांगते हो आप? यदि आपने सेवक को सचमुच ही प्रसन्न है तो मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं सारे जहां से ऊंचा हो जाऊं और मुझे कोई जीत न सके। ठीक है बस, लो ये धनुष बाण। इस पर इकलौते बाण से जब तुम चाहो तो अपनी धरती और आकाश में मौजूद सारे शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे सारे शत्रु को समाप्त कर यह बाण फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तीर को तुम चाहे जितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे कभी यह तीर का रुख जमीन की तरफ करके मत प्रयोग करना, वरना यह पाताल लोक में जाकर वापस नहीं आएगा। फिर अपनी बात समाप्त करते ही धनुष भैरव सिंह के पकड़ाने के बाद महामाया फिर से प्रतिमा में विलीन हो गई। माया की अनोखी शक्ति प्राप्त कर भैरव सिंह अपनी गुफा से बाहर निकला। अब होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। जहां इसे सीधा शमशेर सिंह के अड्डे पर जाऊंगा और फिर राजा शिव सिंह और उसके परिवार को इस बाण से अनुरोध करके समाप्त कर दूंगा और स्वयं सुंदरगढ़ का राजा बन जाऊंगा। परंतु इस बाण का उपयोग करने से पहले एक बार प्रयोग करके देख लूं। फिर भैरव सिंह ने तीर कमान पर चढ़ाया। ये शक्ति इस समय आकाश पर जितने भी परिंदे उड़ रहे हैं उन्हें समाप्त करके मेरे पास आ जा। और फिर आकाश को लक्ष्य कर भैरव सिंह ने तीर चला दिया। अगले ही पल तीर आकाश में विचरते परिंदों को एक एक कर बीतता चला गया। अपनी कामयाबी भी भैरव से अठाठा लगा उठा। हाँ, अब तो तुम स्थिति की गंभीरता समझ गए होगे ना राजन? महात्मा, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप ही मेरे परिवार को मुसीबत से रक्षा का उपाय बताइए। राजन, इस मुसीबत से अपने परिवार को बचाने का उपाय स्वयं कुमार साका अपनी बुद्धि के बल पर करेगा। वत्स साका, तुम्हारे इससे पहले कि भैरव सिंह शमशेर सिंह के पास पहुंचे, महामाया की शक्ति तुम्हारे परिवार पर प्रयोग करे। उसे वहां पहुंचकर अपनी बुद्धि के बल पर रोकना होगा, वरना फिर बिना विलंब किए साकारा का शमशेर सिंह उर्फ डाकू जबरा का पता पूछकर स्वयं साका का वेश धरकर काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। हे भगवान, मैं महामाया की प्रदान की गई भैरव सिंह की उस शक्ति से अपना तथा अपने परिवार की रक्षा के लिए किस तरह करूँगा। हे भगवान, मुझे ज्ञान दे।
सोते सोते एकाएक उसके दिमाग में बात आती ही साका की आंखें चमकने लगी। यदि मैं किसी तरह भैरव सिंह को वह शक्ति धरती की तरफ लक्ष्य करके चलाने के लिए बाध्य कर दूं तो वह शक्ति पाताललोक में जाकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि महामाया ने भैरव सिंह को वह शक्ति देने से पहले कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी। सोता हुआ साका जब जबरा डाकू के अड्डे पर पहुंचा तो भैरव सिंह को वहां नहीं पहुंचा था। क्यों साका, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कुछ नहीं सरदार, यूं ही जंगल में शेर से भिड़ जाने के कारण। तभी, अरे भैया आप शमशेर में आ गया हूँ। अब तुम्हें यह नकाब धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वर्षों की साधना सफल हो गई है। मैं सारे जहां से ऊंचा हो गया हूँ। मेरे पास अब महामाया की दी हुई विचित्र शक्ति है। अगर चाहूँ तो पल में धरती आकाश पर मौजूद सारे शत्रुओं को समाप्त कर दूँ। और इसी के साथ भैरव सिंह ने शक्ति और उसके प्रयोग के बारे में उपस्थित लोगों को बता दिया। जब पास खड़ा राका अपने दिमाग में उपजी एक शानदार योजना को कार्य रूप देने के लिए उद्देश्य से पास खड़े एक पेड़ के पास गया और उसके 3-4 हरे पत्ते तोड़े और उन्हें लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां भैरव सिंह और शमशेर सिंह उस शक्ति के मिलने की खुशी मना रहे थे। हाँ, मज़ा आ गया। मज़ा तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा कुत्तों। और फिर सरदार, मुझे इस शक्ति की विशेषता के बारे में कतई विश्वास नहीं हो पा रहा। क्या मतलब? यदि आपकी बात सत्य है तो इस शक्ति द्वारा मेरे द्वारा सामने वृक्ष पर खड़े प्रत्येक हरे पत्ते को बींद कर दिखाइए। हाँ भैया, मुझे भी इस बारे में उत्सुकता है। ठीक है, अभी लो। और इसी के साथ भैरव सिंह ने तीर कमान पर चढ़ाई और मन ही मन सारे पत्ते को बींद डालने की कल्पना करते हुए तीर छोड़ा। इस बीच साका ने वृक्ष के हरे पत्ते जल्दी से अपने पैर के नीचे दबा दिए थे और अगले ही क्षण तीर उन पत्ते एक एक पत्ते को बीनता हुआ राका के उसके पैर को लक्ष्य करके बढ़ा, जिसके नीचे उसने वृक्ष के 3-4 पत्ते दबाए थे। और फिर जैसे ही तीर राका के पैरों के पास पहुंचा, राका ने बड़ी तेजी से पत्ते को पैरों से हटा दिया और तीर बीनता हुआ पृथ्वी के अंदर धंसता चला गया। अगले ही पल भैरव सिंह अपनी हो चुकी छिणी का अभ्यास हुआ चौका। उफ, यह क्या? मेरी 20 वर्ष की आराधना का फल पल भर में नष्ट हो गया। तभी, हा हा मूर्ख भैरव सिंह, तेरी शक्ति बेकार हो गई। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। दुष्टबाजी, तू कौन है? तू बता वरना तू बता, वरना जान से मार डालूंगा। भैरव सिंह, मैं तुझे उसी शत्रु का बेटा हूँ जिसे परिवार सहित समाप्त करने के लिए तूने वर्ष आराधना करके शक्ति प्राप्त की थी, जिसे मैंने नष्ट कर दिया। साका, तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे भतीजे हो। शमशेर सिंह, तुम सारी असलियत का पता चल चुका है। मैं तुम दोनों का भतीजा जरूर हूँ, इस पर पहले राजा शिव सिंह का बेटा हूँ, जिसे जिसे तूने उसके भाई सहित बचपन में उठवा लिया था। तो इसका मतलब तूने सारी असलियत मालूम हो चुकी है। ददुआ, पकड़ ले इसे। देखते ही देखते डाकुओं ने राका को पकड़ लिया। तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा साका, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाकी परिवार को भी नहीं, पर पहले नहीं। शमशेर, ठहरो। इस सपोले को मेरी वर्षों की तपल्ला धूल में मिला दी। मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा, इसका खून पी जाऊंगा। कहकर भैरव सिंह ने भयानक अंदाज में साका की तरफ बढ़ा। किंतु तभी, रुक जाओ भैरव सिंह, तुम्हारा दुश्मन साका नहीं, मैं हूँ राका। एक क्षण के लिए राका और साका
की एक सी सूरत देखकर भैरव सिंह और शमशेर सिंह के साथी आश्चर्यचकित रह गए। किंतु साका, तुम यह दुश्मन, तो तुम दोनों साथियों इसे भी पकड़ लो। अगले ही पल डाकू साका की ओर बढ़े, किंतु साका ने अपना घोड़ा उन पर दौड़ा दिया, फिर चढ़ा, और फिर दोनों भाई बिजली बनकर भैरव सिंह और उसके साथियों पर टूट पड़े। और तभी राजा शिवसेन अपने सैनिकों से वहां पहुंचे। सैनिकों, पकड़ लो डाकुओं को। और सिर दी। भैरव सिंह और शमशेर सिंह अपने साथियों सहित उस लड़ाई में मारे गए। उसके बाद जब पहली बार राजकुमार के रूप में राका और साका नगर में पहुंचे तो नगर के वासियों ने भव्य स्वागत किया। राजकुमार राका और साका की जय हो। फिर दोनों राजकुमार महल में पहुंचे। रानी लाजवंती अपने बेटों को सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, मेरी माँ। कुछ देर बाद दोनों राका कुछ दिनों बाद राका का विवाह उसकी पुरानी सातिन छमिया और बंजारन से हो गया और राजा ने अपना राजपाट साका को सौंप दिया। समाप्त दोस्तों।